हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की। सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हैं दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्ट किया है वो एक्ट्स जो कि रिलेटेड है टू वेजेस। तो उसमें जो हमने पहला एक्ट कवर किया है दैट इज वेरी बेसिक जो हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वेजेस की है। तो इसमें पहला एक्ट जो हमने कवर किया था दैट वाज अ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, दैट वाज 1936। तो आज जो है हम लोग एक ब्रांड न्यू एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि रिलेटेड टू वेजेस ही है, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देखो नाम से आपको आइडिया लग गया है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयड पर्सन को एक सेट अमाउंट ऑफ जो है मिलनी चाहिए है वेजेस, तो उसके रिगार्डिंग एक एक्ट जो है एक अधिनियम बनाया गया है। स्टार्ट करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन में उसने दिया है कि दिस एक्ट वाज पास्ड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स थ्रू पेमेंट ऑफ वेरी लो और स्वेटिंग वेजेस। तो बेसिकली देखो सिंपल सी चीज है कि ये एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी वर्कर्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि या तो उनको नंबर एक सैलरी बहुत वेजेस बहुत ही कम मिल रही है या फिर उनको स्वेटिंग वेजेस मिल रही है, उसको उनको इस वजह से एक्सप्लॉइट। स्वेटिंग वेजेस का मतलब होता है कि उनकी खून पसीने की जो कमाई जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्वेटिंग वेजेस। तो उनको इस चीजों की वजह से बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इस चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, ये एक लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस दैट वेजेस कैन नॉट बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फॉर एज अलोन। तो उसने ये बोला कि ये एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की तरह इसने काम किया है, इसको हम बोलते हैं मील का पत्थर की तरह इसने काम किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट ने कहा है कि वेजेस जो हैं सिर्फ मार्केट डिसाइड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, सिंपल चीज है कि एक पर्टिकुलर इंसान ने कितना काम किया है, क्या उसके काम की कोई कीमत नहीं है, उसने कितने घंटे लगाए क्या उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसने एक बिल्कुल अलग एक जो है मुद्दा उठाया था इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। उसके बाद उसने बोला है द एक्ट गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन to that principle that an employee in a certain employment must get at least a minimum wage। तो बेसिकली एक स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन, स्टैच्यूटरी का मतलब होता है जिस चीज को एक वैधानिक तौर पे मान्यता मिली होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एक स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है कि एक एम्प्लॉय को एक एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल ऑफ वेज जो है जरूर मिलना चाहिए है। उसके बाद अब ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इस एक्ट को डिजाइन किया गया था ताकि हम लोग जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट, उसके अंडर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ इफ यू नो कि हम लोग देखो इस इनफैक्ट ईपीएफओ की बात करेंगे तो पॉलिटी इसमें भी कवर्ड है। तो पॉलिटी में जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक हम लोग सारे जो है हेडिंग्स वाली चीजें पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 36 से 51 में हम लोग कवर करते हैं हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बेसिकली एक डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आपको जो है हर तरीके से एक नॉर्मल इंसान की वेलफेयर के लिए काम करना, उसको प्रमोट करना है, चाहे वो उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो उसकी जो मिनिमम वेजेस है वो प्रोवाइड करवाना हो। तो जब मैं मिनिमम वेजेस के तौर पे बात करती हूँ तो इसको कवर किया गया है इन सेक्शन या आर्टिकल 43 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है इसके वैसे तो 36 से 51 है लेकिन पर्टिकुलर 43 जो है इस पर्टिकुलर मुद्दे को ही कवर करता है कि एक इंसान को जीने के लिए जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेज है वो उसको मिलनी चाहिए है। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य बहुत आपको भी सॉर्टेड है, क्लियर है, आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो इसको 1948 में पास किया गया था और इसको एनफोर्स किया गया था ऑन 15th of March 1948। ठीक है, इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री विच फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो बेसिकली जितने भी हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जो अविकसित देश हैं, आपको पता है कि उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही ज्यादा लेवल पर है। ठीक है, तो इट इज नॉट अनलाइकली दैट द लेबर में ऑफर टू वर्क इवन ऑन स्टारवेशन वेजेस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास लोगों की वो बहुत ज्यादा है तो उनको जो भी स्टारवेशन वेज का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जरा सी भूख मरी वाली मजदूरी जो मिलती है वो उस पे भी काम करने को रेडी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको इसी रेट पे हायर भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये नहीं करेगा कोई दूसरा तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके बाद द पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच स्वेटेड लेबर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सो इन प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम रेट्स द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर नीड नॉट टू बी कंसीडर। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी क्या है, वो भी ऑफ कोर्स देखेंगे, वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कोई बंदे को हायर करेगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी है कि नहीं। एक इंसान जो आपके लिए काम कर रहा है
वो उसको जितना भी एक मिनिमम रेट मिलना चाहिए है उसको वो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा आपको, चाहे आपके उसकी जो भी आपकी क्षमता है वो है या नहीं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये एक एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कि आपको मिनिमम रेट जो है फिक्स करना है इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी चीज है, इसी मुद्दे को ही कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले अगर पर्टिकुलर मैं टॉपिक की बात करूँ, इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करूँ, तो इसमें अगेन कुछ एक टर्म है बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, दैट इज शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर मैं पिछले वाले एक्ट की बात करूँ जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, उसमें अनऑथराइज्ड डिडक्शंस, अनऑथराइज्ड फाइन्स, या आपके पास वहां पे आया था आर्बिट्रेरी, ये टर्म बहुत ज्यादा बार बार यूज हो रहे थे। तो उसी सेम तरीके से यहाँ पे आपको एक टर्म यूज बहुत ज्यादा होगी, दैट इज शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो शेड्यूल से एक चीज तो समझ में आ जाती है कि जो भी इस एक्ट के शेड्यूल्स बने हुए हैं वो किस में पार्ट में फॉलो कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट की वो बात करता है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मतलब ही है, लेकिन थोड़ा आगे देख लेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको। उसके अलावा पैन इंडिया ये जो है एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया को ही कवर करता है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। एज नॉर्मल बाकी एक्ट्स की तरह इसमें भी जो सेक्शन 2 है वो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे कवर करता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको पता है वो गवर्नमेंट या जिसमें रिलेशन जो है टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो आपका अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेशन टू अ माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पार्ट और एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हमारी इंक्लूड की जाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। जो बेसिकली देखो सिंपल सी चीज है, आपके हर बार मैं यही रिपीट करती हूँ एक्ट्स के रिगार्डिंग में, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट कौन से लेवल पे फॉल करती है एंड वहां पर अथॉरिटी किसकी है, कौन सी सरकार की है, आपके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही रहेगी। सिंपल चीज है। ठीक है, उसके अलावा जैसे सेंट्रल है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी वो बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म वो डिस्कस कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉय, कर्मचारी। तो इसका मतलब क्या है, देखो और कोई एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को ऐसे प्रॉपर टर्म कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है इन्होंने कभी भी, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट में उन्होंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का मतलब बताया है। एम्प्लॉय सबको समझ में आता है कि कर्मचारी है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या क्या करता है, कोई भी पर्सन जो जिसको आपने एम्प्लॉय किया है हायर या फिर रिवॉर्ड वे में। ठीक है, हायर का मतलब है सिर्फ किराए पर भी रखा हो या प्रॉपर उसको रिवॉर्ड तौर पे भी रखा हो। ठीक है, स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे मैनुअल हो चाहे क्लेरिकल हो, कोई भी लेवल पे हो जिसकी मिनिमम रेट जो है आपने फिक्स की हुई है, वो आपको कौन होगा, वो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज, अच्छा अब देखो नॉर्मली क्या होता है, एक होता है कि हम लोग अपनी कंपनी में काम खुद से कर रहे हैं, दूसरी चीज काम मेरे प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग मेरी कंपनी के ही नाम की है, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन काम मैं खुद करने की बजाय उस काम को मैं आउटसोर्स कर रही हूं। हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, दैट इज आउटसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वही इंक्लूड किया है, इंक्लूड्स एन आउट वर्कर टू हुम एनी आर्टिकल्स और मटेरियल्स आर गिवन आउट बाय अनदर पर्सन टू बी मेड अप, क्लीन्ड, वॉश्ड, ऑल्टर्ड, ऑर्नामेंटेड, फिनिश्ड, रिपेयर्ड, अडेप्टेड, अदरवाइज प्रोसेस्ड फॉर सेल पर्पस। ठीक है, मैंने अपने प्रोडक्ट को आगे किसी और को दिया हुआ है कि देखो मेरा काम तुम कर दो, तो मेरे लिए वो भी मेरा एम्प्लॉय ही गिना जाएगा, चाहे वो खुद एक बहुत बड़ी ब्रांड हो। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट के लिए वो काम कर रहा है, मैंने उसको अपना काम आउटसोर्स किया हुआ है कि तुम मेरा काम कर दे, एंड इवेंचुअली प्रोडक्ट मेरे पास ही आता है, मेरा ही ब्रांडिंग उस पर लगता है, तो मेरे लिए वो मेरा एम्प्लॉय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो यहाँ पे कवर कर रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता, जो किसी को हायर कर रहा है, किसी को काम दे रहा है, इवेंचुअली पेमेंट ऑफ वेजेस करेगा, दैट इज एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या क्या इंक्लूड करता है, एनी पर्सन जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो रोजगार दे रहा है, चाहे डायरेक्टली हो, चाहे किसी पर्सन के थ्रू हो, चाहे किसी के बिहाफ पर हो, और एनी अदर पर्सन, वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। सिंपल चीज। उसके बाद कोई भी फैक्ट्री वेयर देयर इज कैरिड ऑन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट कि जिसके लिए आपने मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया हुआ है एक्ट के हिसाब से, तो बेसिकली फैक्ट्री भी वो एम्प्लॉयर ही गिना जाएगा। उसके बाद कोई भी ऐसा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हो, जिसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स की गई है, दैट इज ऑल्सो एम्प्लॉयर।
ठीक है। वही जो चीज वो सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा है, वही चीज जब मैं लोकल अथॉरिटी की बात करती हूँ तो वो भी मेरे लिए एम्प्लॉयर हो गया। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा कर्मचारी जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है टू द ओनर, जो एक्चुअली कंपनी का ओनर है, उसके बिहाफ पर अगर कोई काम कर रहा है, जो उसके पूरे डिसीजन को सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ऑफ द ओनर, या जो अकाउंटेबल है टू द रियल ओरिजिनल ओनर, दैट पर्सन इज ऑल्सो एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर ऑफ द सुपरविजन एंड कंट्रोल, जो उसके बिहाफ पर काम कर रहा हो, सीधी सी बात है। ठीक है, ये तो सारी कैटेगरीज जो हमारे एम्प्लॉयर में फॉल करती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, अनुसूचित रोजगार, हमारा जो सेक्शन है 2G उसमें ये प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट जो स्केड्यूल में स्पेसिफाई की गई है, और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ वर्क फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, कि स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो भी चीजें मेंशन स्पेसिफाई की गई हैं उसके अंतर्गत कोई भी चीज, कोई भी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है या उसका कोई हिस्सा भी है तो वो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस शेड्यूल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, अब आप कहोगे कि इतना डीप में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से ही उन्होंने की हुई है ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे उसने बेसिकली बोला है 2 शेड्यूल पार्ट, जो शेड्यूल है उसमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। ओरिजिनली पार्ट 1 जो है उसमें 12 एंट्रीज इन्होंने इंक्लूड की थी, एंड पार्ट 2 में वो चीजें कवर करता है टू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इट वॉज रियलाइज दैट इट वुड बी नेसेसरी टू फिक्स मिनिमम वेजेस इन मेनी मोर एम्प्लॉयमेंट्स टू बी आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उनको लगा कि इट्स हाई टाइम की बहुत सारी कैटेगरीज को मिनिमम वेजेस में डालना पड़ेगा। ठीक है, रही बात एग्रीकल्चर की, मिनिमम प्राइस को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा मुद्दा आजकल चल रहा है, तो अगेन प्रॉब्लम जो है विद टाइम कहीं ना कहीं एक्ट में चलती रहती है, तो पुराने टाइम का बना हुआ है ये। Accordingly, powers were given to the appropriate government to add employments to the schedule by following the procedure laid down in section 21 of the act. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट का लगता है कि आप इस शेड्यूल के अंदर डाल सकते हो एज पर दी सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, तो आप इसको जरूर इसमें ऐड करें। ठीक है, उसके बाद एज अ रिजल्ट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एडिशंस जो है शेड्यूल में की, एंड स्टेट टू स्टेट ये चीज डिफर करती रहती है। नाउ नेक्स्टली उसने बोला है वेजेस। ये वेजेस की डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी, जब हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात की थी 1936 की। जैसे वेजेस मैंने आपको तभी बताया था कि जो वेजेस में एक्सक्लूजन उस पर्टिकुलर एक्ट में है वही सेम यहाँ पर भी है। रिपीट कर दे रही हूँ, वेजेस के लिए सबसे पहली चीज तो सेक्शन है 2H, तो ये बोल रहा है वो सारे रेम्यूनरेशन जो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिली है। ठीक है, और दूसरी चीज मनी टर्म में होनी चाहिए है, जो आपको मिलनी चाहिए है, ये सारी चीजें जो है, जो इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस है वो भी इंक्लूड है, लेकिन वो सारी चीजें आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए है, अदर देन दैट नहीं। किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है? वही सेम चीज, हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल, जो आपके एम्प्लॉयमेंट से हटके हों। ठीक है, दूसरी चीज कोई एक्स्ट्रा एम्यूनिटी या कोई भी ऐसे सर्विसेज, ठीक है, जो आपको जनरल या सोशल ऑर्डर ऑफ दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वजह से एक्सक्लूड की गई हो, आप उनको भी इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, देन वही सेम चीज अगर प्रोविजन फंड या कोई भी ऐसा फंड के लिए जो है आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी आप अपने वेजेस में इंक्लूड नहीं करोगे। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है या कोई भी डेफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किए हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर कोई ऐसी ग्रेचुटी आपको पे की गई है ऑन डिस्चार्ज तो उसको भी आप अपनी वेजेस में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब वो आपसे कह रहा है कि आपको जो है अपनी वेजेस के लिए एक मिनिमम रेट फिक्स जब हम करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, वो इसने यहाँ पर आपसे बात की है। सबसे पहले चीज इसको वो सेक्शन 3 में कवर करता है इस एक्ट के कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है फिक्स करना चाहिए है, पेबल टू द एम्प्लॉयज इन एन एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली जैसे भी है सेक्शन 27 में जैसे भी उन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन के थ्रू या जैसे भी है आप उसको करेक्ट करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि कहने के लिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट छोटी सी चीज लगती है कि शेड्यूल में मेंशन है या नहीं है, बट इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसको यहाँ पे स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है
कि फिक्सेशन किस तरीके से ये करता है। पार्ट 2 में इसने पहले चीज मेंशन की है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे नॉट बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर स्टेट। तो जरूरी नहीं है, पार्ट 2 वाले के लिए स्पेसिफाई किया है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो पार्ट 2 में स्पेसिफाई किया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो आप पूरे स्टेट के लिए एक मिनिमम रेट फिक्स करोगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्टेट मे बी लेफ्ट आउट ऑल टुगेदर, कुछ हिस्से जो है स्टेट के आप ऑल टुगेदर छोड़ भी सकते हो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जो है पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया है। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड जो है पार्ट 1 में है तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मस्ट बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर स्टेट, नो पार्ट ऑफ द स्टेट बीइंग ओमिटेड, और इसमें आप कोई भी स्टेट के हिस्से को ओमिट नहीं करते हो। बस इतना ध्यान रखो, आपके लिए इनफ है इतना। उसके बाद उसने बोला है द रेट्स टू बी फिक्स्ड नीड नॉट बी यूनिफॉर्म, जो आप रेट रखते हो जरूरी नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म ही रखना है, आप जोन्स के हिसाब से, लोकेलिटीज के हिसाब से रेट को डिफर कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी में 1000 से कम लोग हैं तो इस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि उनको कोई भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के लिए कोई भी प्रोविजन फिक्स करना है अगर आपके पास जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो 1000 से कम है। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरी तो ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आपके सरकार को पता चल जाता है कि आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपने जो एम्प्लॉय किए हुए हैं उनकी नंबर जो है 1000 से आगे बढ़ चुकी है, इस केस में सरकार की आंखें खुल जाती हैं एंड यहाँ पर जो है वो फिक्स कर देगी कि आपको एक मिनिमम वेज रेट को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है बट व्हेन इट कम्स टू इट्स नॉलेज आफ्टर फाइंडिंग दैट इट्स नंबर हैज इंक्रीज्ड टू 1000 और मोर इन सच एम्प्लॉयमेंट इट शैल फिक्स द मिनिमम वेज रेट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी कंपनी में, इंडस्ट्री में 1000 से कम लोग हैं तो सरकार ऐसा कोई भी फिक्सेशन नहीं करती है आपके लिए, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सरकार जो है एक मिनिमम रेट को फिक्स कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। आप अपने मिनिमम वेजेस को रिवाइज जो है, समीक्षा उसे कब कब करते हो। सेक्शन 3(1)(b जो है कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज इट मे थिंक फिट, सच इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आपको जो है अपने मिनिमम वेजेस को टाइमली रिव्यू करते रहना चाहिए है। ठीक है, तो अब ये जो है इंटरवल जो आप रखते हो रिव्यूइंग का, 5 साल से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना चाहिए है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि उससे पहले कोई टाइम आ चुका है कि इसको जरूरत है तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपनी फिक्सेशन कैसे करते हो, चाहे रिविजन हो चाहे फिक्सेशन हो, अपने मिनिमम वेजेस के वो किस तरीके से करते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आपका सेक्शन 3(2) जो है सबसे पहले इसको डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से अपनी सैलरी को, मिनिमम वेज को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप उसको फिक्स कर सकते हो एज पर टाइम वर्क। इसको हम लोग मिनिमम टाइम रेट भी बोलते हैं कि आपको कम से कम इतनी देर काम करना पड़ेगा ताकि आपको इतनी एक सैलरी मिले, एक मिनिमम टाइम रेट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वर्क, कि जितना आपने समय का कार्य किया है उसके हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पीस वर्क, कि आपने कितने हिस्से का काम किया है। जब हम लोग +1 +2 में ये करते होते थे, आई थिंक बिजनेस में हम लोग करते होते, बिजनेस स्टडीज में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर किया करते थे कि जिसमें वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करता है। पीस वर्क, पीस वर्क का मतलब है कि आपने कितने हिस्से का काम किया है, आपने कितने एरिया को कवर किया, कितने टुकड़े का काम किया है, उसके हिसाब से आपको काम वेजेस दिए जाते थे। देन गारंटीड टाइम रेट, उसने बोला है नेक्स्ट के गारंटी समय दर के हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। फॉर दोज एम्प्लॉयड इन पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉयज अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। तो बेसिकली गारंटीड टाइम रेट में काइंड ऑफ दोनों चीजों को ये मिक्स करता है कि आपके पास एक छोटा पीस ऑफ वर्क भी दिया, पीस ऑफ वर्क भी है, साथ में आपके पास एक टाइम वर्क का बेसिस भी है कि आपको जो है ये काम अगर आप इतनी देर में कर लोगे तो आपको डेफिनेटली इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जो है टाइम रेट के हिसाब से गारंटी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है दिस इज इंटेंडेड टू मीट अ सिचुएशन वेयर ऑपरेशन ऑफ मिनिमम पीस रेट फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिजल्ट इन वर्क अर्निंग लेस देन द मिनिमम वेज। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई काम हो जहाँ पे आपने जो पीस वर्क रखा है उससे जो आपको प्राइस मिल रहा है वो कम मिल रहा हो, आप उससे एक मिनिमम एज से कम उसमें अर्न कर रहे हो। इन दैट केस जो है आपका एक गारंटेड टाइम रेट का काम इन्होंने रखा है जो बेसिकली दोनों चीजों को क्लब करके रखता है।
ठीक है। उसके बाद है ओवर टाइम रेट। उसने आपको बोला है कि आपका मिनिमम जो टाइम है वो है 10 घंटे का। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 घंटे 13 घंटे काम किया तो आपको डेफिनेटली ओवर रेट मिलना चाहिए है, वो रेट जो आप अपने नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम काम करने पर अर्न करोगे। ठीक है, यहाँ उसने क्या स्पेसिफाई किया है, दैट इज मिनिमम रेट वेदर अ टाइम रेट और अ पीस रेट to apply in substitution for the minimum rate which would otherwise be applicable in respect of overtime work done by employee। ठीक है, चाहे फिर आप टाइम वर्क के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो चाहे पीस वर्क के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक मिनिमम जो है एक्स्ट्रा आपको अगर नॉर्मल से ज्यादा काम करो तो आपको देनी पड़ेगी ओवर टाइम। नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स है, बड़े इंटरेस्टिंग से है। उसने बोला है यहाँ पर सेक्शन 3(3) provides that different minimum rates of wages may be fixed for। तो कह रहा है कि आप जो है एक मिनिमम वेज का जो एक फिक्सेशन है उसको आप अलग अलग कैटेगरीज की वजह से भी फिक्स कर सकते हो। लाइक अगर आप डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहे हो, अलग अलग देखो हर सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 में भी विद इन भी बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, तो आप उनके लिए अलग अलग रख सकते हो। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। देखो सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका काम जो है उसकी क्लास अलग है तो इन दैट केस ऑल्सो आप इसको अलग कर सकते हो। एडल्ट अडोलेसेंट चिल्ड्रन अप्रेंटिसेस के लिए आप अलग अलग इसको टाइम रख सकते हो, बड़े हैं बच्चे हैं यंग है किशोर आयु के हैं, इनको अलग अलग कर सकते हो। एंड लोकेलिटीज के हिसाब से भी इसको डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, फर्दर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स। तो आप ये देखो एक तो हो गया अगर आपकी कैटेगरी कोई और है, दूसरी चीज आप वेज पीरियड को भी अलग अलग तरीके से भी उस हिसाब से भी एक मिनिमम वेज रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको आर्ली बेसिस करना चाहते हो, आप इसको रोजाना दिन के हिसाब से करना चाहते हो, आप इसे महीने के हिसाब से करना चाहते हो, बाय सच अदर लार्ज वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या आप किसी अलग तरीके से बड़े वेतन के हिसाब से भी इसको फिक्स कर सकते हो। आगे देखो, वेयर सच रेट्स आर फिक्स्ड बाय द डे और बाय द मंथ, the manner of calculating wages for a month or for a day as the case may be indicated। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर आपने दिन के हिसाब से कोई फिक्स किया है या महीने के हिसाब से फिक्स किया है तो आप उसका जो कैलकुलेशन मेथड है वो आपको अकॉर्डिंगली ही लेना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो और आपका वे आउट जो है वो आप महीने के हिसाब से देख रहे हो, तो दोनों चीजों में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस के हिसाब से अगर आपने कोई वेज रेट रखा है या आपने डे डिसाइड किया है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो भी डेली बेसिस के हिसाब से ही होना चाहिए है, और अगर मंथली है तो मंथली के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करोगे। नेक्स्टली, however where wage period has been fixed in accordance with the Payment of Wages Act 1986 while section 4 thereof, minimum wages shall be fixed in accordance therewith section 3(3। तो बेसिकली वो आगे आपको फर्दर बोल रहा है कि अगर आपकी जो वेजेस हैं वो आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1986 के हिसाब से की है तो आपका जो अकॉर्डिंगली फिक्स मिनिमम वेज का फिक्सेशन रहेगा वो भी अकॉर्डिंगली ही रहना चाहिए है। तो लेटर ऑन की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिनिमम रेट ऑफ वेज कि आपको कम से कम क्या पैसा देना होता है, ये आपका बोलता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो है एक्ट ये कवर करता है एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 जो हमने मेंशन किया है अभी, वो क्या क्या कंसिस्ट करना चाहिए है। तो ये इसने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको एक बार। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले बोला है कि जब हम लोग सेक्शन 3 में जब सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग एक रेट फिक्स करते हैं तो आगे उसने कहा है कि एक मिनिमम रेट का कैसा मुद्दा रहेगा, इसको देखो कवर करो। अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड ए स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड। तो बेसिक चीज एक नंबर 1 वो क्या कह रहा है कि आप एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस दो, साथ में उसमें ऐड करो कुछ भी अगर आपने स्पेशल अलाउंस देना है एडजस्टेड रेट पर, ये बोल रहा है। तो एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू अकॉर्ड एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल with the variation in the cost of living index number applicable to such worker hereinafter referred to as the cost of living allowance। बेसिकली यहाँ पे वो आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर नंबर 1 आपको एक बेसिक रेट ऑफ वेज देना है। अगर आप मिनिमम रेट ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे हो तब तो एक बेसिक रेट ऑफ वेज रखोगे, साथ में एक स्पेशल रेट भी रख सकते हो एडजस्टेड रेट। अब वो आप कैसे करोगे, इंटरवल्स पे रख सकते हो
या जैसे आपको गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, डायरेक्ट किया है कि आप कर सकते हो, जिसमें आपका पॉइंट किसका रहना चाहिए स्पेशल अलाउंस में, कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, कि बेसिकली आपको जीवन सूचकांक संख्या में आपकी लागत कितनी बनती है, उस हिसाब से जो है आपको देखना है एंड इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास है। तो अकॉर्डिंगली जो आप एक एडजस्टेड स्पेशल अलाउंस का रेट जो है रखोगे। आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो एक बेसिक रेट ऑफ वेज तो देखो सब में इंक्लूडेड ही होगा, सिंपल सी चीज है। जैसे अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखो, उसने बोला है एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस करो और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि या तो एक बेसिक रेट ऑफ वेज रखो या फिर विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आप उसमें साथ में क्या कर सकते हो, कैश वैल्यू दे सकते हो कंसेशन का। तो बेसिकली वो यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक रेट देना है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस नहीं दे रहे हो तो इन दैट केस आप उसमें कैश वैल्यू दे सकते हो कंसेशन का, जिसमें आप क्या कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट वेयर सो ऑथराइज। तो आप इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है ऐड कर सकते हो, या तो एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस या जिसमें आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को इंक्लूड ना करो, साथ में आप एक कैश वैल्यू एट द कंसेशन रेट जो भी बनता है वो आप इनको साथ में ऐड करो, ठीक है। या फिर ऑन ऑल इंक्लूसिव रेट, सारी चीजें इंक्लूसिव हो, अलाउइंग फॉर बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इफ एनी। सारी चीजों को मिलाकर आप एक क्रक्स करके जो है कि इंक्लूसिव रेट दो, जिसको आप मिनिमम वेजेस बोलते हो। कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस में से कौन सा मेथड लेना पसंद करते हो, किस तरीके से आप अपने मिनिमम वेजेस को एक फिक्स करना चाहते हो या कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है आपसे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट शुड बी कंप्यूटेड। अब इसको आप जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की बात कर रहे हैं, कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशंस की बात कर रहे हैं, जो हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाईज के लिए बात करते हैं एट कंसेशनल रेट, इसको आपको कंप्यूट कैसे करना है, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट सच इंटरवल्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस स्पेसिफाइड और गिवन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो, अब ज्यादा दानवीर करण मत बनिए, जो भी पॉइंट जो है आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने या कोई भी अथॉरिटी ने स्पेसिफाई किया है विद विच आपको जो है इन पॉइंट्स को कवर करना ही है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा मिनिमम रेट रखने से, आपको पता है मिनिमम रेट का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, ये 3 पॉइंट्स उसने बताया है कि बेसिक के साथ कुछ स्पेशल अलाउंस रख लो, बेसिक या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के साथ आप कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन रेट दे सकते हो या सबका एक इंक्लूसिव रेट दे सकते हो, कोई भी फॉलो कर सकते हो। और जब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन है, वो किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्यूट कैसे कर सकते हो, या तो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसने जो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई किया इस तरीके से, या फिर जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपसे कहती है उन तरीकों से आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही अभी कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कवर करना है दैट इज मेथड्स, कि आप यहाँ पे मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स को कवर करेंगे, यही फिक्सेशन वाले पॉइंट्स को लेके मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को देखो साथ में रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एक एक बीच में इसमें से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग खत्म करेंगे, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।